अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। लास्ट टाइम जो लेक्चर था थोड़ा सा लेंथी हो गया था, लेकिन दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। हमने उसमें इस चैप्टर में अभी तक जितना पढ़ा था वो सारा हमने समराइज़ किया था, ठीक है। और हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल को आरटीएल की फॉर्म में, आई मीन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा था। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं दोबारा बता दूं क्विकली कि इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो T0 पे स्टार्ट होता है। सबसे पहला काम PC की वैल्यू AR में जाती है। नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल जो T1 आता है उसमें मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड होके IR रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है और प्रोग्राम काउंटर 1 से अपडेट होता है। ये 1 से अपडेट इसलिए होता है कि इस CPU में हर इंस्ट्रक्शन मेमोरी में एक लोकेशन पे पड़ी हुई है, ठीक है। और मेमोरी की लोकेशन जो है वो 16 बिट की है और मशीन कोड का साइज़ भी 16 बिट का है। इसलिए PC जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होगा, ताकि जब करंट इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट होगा तो काउंटर रीसेट होगा तो दोबारा T0 एक्टिव होगा और उस वक्त नेक्स्ट PC जो लेट से करंटली 30 था तो नेक्स्ट 31 की इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल से प्रोसेस हो, ठीक है। तो इसलिए PC यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट किया गया है। वंस द इंस्ट्रक्शन इज़ फैच्ड इनटू IR, नेक्स्ट इज टाइमिंग सिग्नल T2, तो उसमें इंस्ट्रक्शन को डीकोड करते हैं। मोड पता चलाया जाता है जो IR की बिट 15 में है, आई फ्लैग में चला जाता है 0 या 1 होने की बेसिस पे। हमें अगर मेमोरी रेफरेंस है तो पता चलता है कि डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में। फिर IR की बिट 12 से 40 जो है ये डिकोडर से पास होती हैं और अकॉर्डिंगली टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन का यहाँ से पता चलता है और है कौन सी इंस्ट्रक्शन वो पता चलता है। और सिमिलरली IR की बिट 0 to 11 जो कि एड्रेस पोर्शन है वो बेसिकली AR रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि इस CPU में इंस्ट्रक्शन अगर यहाँ पता चलता है मेमोरी रेफरेंस की है और अगर वो इनडायरेक्ट की है तो ये कंट्रोल वेरिएबल हमने डिज़ाइन किया था D7 बार IT3। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ये कंट्रोल वेरिएबल अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है और इनडायरेक्ट में है तो जब T3 टाइमिंग सिग्नल एक्टिव होगा तो ये पूरा कंट्रोल वेरिएबल जो है वो 1 होगा और अकॉर्डिंगली मेमोरी की रीड इनपुट पे सिग्नल 1 जा रहा होगा और AR की लोड इनपुट पे सिग्नल 1 जा रहा होगा और अकॉर्डिंगली मेमोरी से जो इफेक्टिव एड्रेस है वो रीड होके AR में लोड हो रहा होगा। यू रिमेंबर दिस डायग्राम, फाइन। तो अगर मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट की है, फॉर इंस्टेंस ऐड की है 001 है और इनडायरेक्ट की है एड्रेस फील्ड में जो भी है लेट्स 070 है, तो जब T1 में इंस्ट्रक्शन रीड होके ये IR रजिस्टर है, जब IR में आ जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यानी T2 में यहाँ से I में 1 कॉपी होगा। ये 001 की बेसिस पे D1 1 होगा, बाकी D0 से लेकर D7 तक 0 होंगे, D7 भी 0 होगा और D0 D2 ये सारे 0 होंगे। और ये जो चीज़ है 070 ये बेसिकली AR में ट्रांसफ़र हो जाएगा NT2 0 to 11 जो बिट हैं IR में ये AR में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये T2 में काम था। अब जब ये मैंने आपको बताया कि जब T3 टाइमिंग सिग्नल एक्टिव होगा तो उसमें when T3 is 1 और उधर से I भी 1 था और उधर से D7 0 था जिसकी वजह से D7 बार जो है वो 1 हो गया। तो ये इस एंड गेट की तीनों इनपुट्स यहाँ 1 हुई, अकॉर्डिंगली यहाँ पे आउटपुट 1 जनरेट हुआ और ये बेसिकली D7 बार IT3 को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। दिस इज़ D7 इट्स बार, दिस इज़ I एंड दिस इज़ T3। तो ये D7 बार IT3 जो है वो यहाँ पे इन केस इंस्ट्रक्शन वॉज मेमोरी रेफरेंस एंड इन द इनडायरेक्ट डेसिमल मोड तो ये 1 होगा। अकॉर्डिंगली ये 1 जो कंट्रोल सिग्नल है ये मेमोरी की रीड इनपुट को भी जा रहा है और AR की लोड इनपुट को भी जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो T2 में AR में एड्रेस था यानी 070 वो आपको याद होगा कि वो ये इस मेमोरी की एड्रेस लाइंस के साथ इंटरफेस हुआ है, कॉमन बस सिस्टम आपने देखा था। तो वो जो 070 एड्रेस गया था मेमोरी के पास पर मेमोरी की रीड इनपुट पर सिग्नल 1 गया
तो वो अकॉर्डिंगली रीड होकर बस के ऊपर आएगा, और बस के ऊपर आने के बाद चूँकि AR रजिस्टर की लोड इनपुट भी इनेबल हो रही है तो वो AR में लोड हो जाएगा। और लेट से 070 के ऊपर मेमोरी में, फॉर इंस्टेंस 070 पे मेमोरी में 120 पड़ा हुआ है, तो T3 टाइमिंग सिग्नल में ये 120 बस के थ्रू रीड होके AR में लोड हो जाएगा और AR में नई वैल्यू 120 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है T3 में इफेक्टिव एड्रेस रीड होके आ गया है 120, और इंडायरेक्ट के केस में ये इफेक्टिव एड्रेस होना था, 070 नहीं होना था। जो मशीन कोड में पड़ा हुआ है वो इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, बल्कि उस एड्रेस पे जो मेमोरी में पड़ा हुआ है वो चीज़ रीड होके आनी है, वो इफेक्टिव एड्रेस है। आगे फिर T4 से आपको पता है कि डेटा रीड होगा और फिर उसके बाद AC के साथ वो एंडिंग होगी और रिज़ल्ट AC में चली जाएगी। मैंने ये भी बताया था कि इस CPU में अगर इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट की बजाय अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होती, इनडायरेक्ट की बजाय अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होती तो क्या होता, उस केस में ये जो इंस्ट्रक्शन रीड होकर आती उसमें बिट नंबर 15 0 होता अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की होती। इट मीन T2 में I में जो है वो 1 की बजाय क्या आना था, 0 आना था। I में 1 की बजाय 0 आना था T3 में, ठीक है, और T2 में सॉरी, उधर से बाकी यही D1 1 होता, D7 जो उस तरह से 0 ही होता, D7 का बाहर 1 ही आ जाता। लेकिन चूंकि I 0 है, जब T3 एक्टिव होगा, चूंकि I 0 है तो ये कंट्रोल वेरिएबल 1 की बजाय 0 होगा। इसका मतलब है ड्यूरिंग T3 अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है और डायरेक्ट में है तो मेमोरी की रीड इनपुट पर भी सिग्नल 0 जा रहा है और AR की लोड इनपुट पर भी सिग्नल 0 जा रहा है। इट मीन MAR टू AR वाला काम जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, MAR टू AR वाला काम ये T3 में ये परफॉर्म नहीं होगा। कंट्रोल यूनिट जो है वो मेमोरी की रीड इनपुट पर भी सिग्नल 0 भेजेगा और AR की लोड इनपुट पर भी सिग्नल 0 भेजेगा ड्यूरिंग T3। इसका मतलब है जो करंट CPU डिज़ाइन किया गया है उसमें अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है और डायरेक्ट में है तो T3 टाइमिंग सिग्नल में MAR टू AR वाला काम परफॉर्म नहीं होगा। ये हार्डवेयर बैकएंड पे कंट्रोल सर्किटरी का पोर्शन जो है ये आपको डिपिक्ट कर रहा है ये चीज़। इट मीन्स हम ये T3 में भी कहेंगे कि AR में 070 ही रहा। इट मीन्स इस केस में अगर इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की है और मेमोरी रेफरेंस की है तो T3 में कोई काम नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि इस CPU में T3 जो है अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो T3 टाइमिंग में कोई काम नहीं होगा। ठीक है, T3 विल बी जस्ट वेस्टेड और T3 में AR में वही एड्रेस रहेगा जो T2 में था। और इनफैक्ट इफेक्टिव एड्रेस अगर इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की है जैसे कि यहाँ है तो वो 070 है, यू ऑलरेडी नो दिस। तो T3 में वही इफेक्टिव एड्रेस T3 में AR में रहेगा। उसके बाद T4 में ज़ाहिर है इंस्ट्रक्शन रीड होके उसका डेटा रीड होके 070 से, इस केस में 120 जो है ये डेटा होगा, ये रीड होके DR में आ जाएगा और अगले स्टेप में T4 जो होगा T5 जो होगा उसमें ये AC के साथ मैनिपुलेट होके और रिज़ल्ट AC में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि इस CPU में जो डिज़ाइन किया गया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ द हार्डवेयर एंड फॉर द सेक ऑफ लेस कॉम्प्लेक्स RTL, इसमें मेमोरी रेफरेंस की एग्जीक्यूशन सेम टाइमिंग सिग्नल T4 से स्टार्ट की गई है। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर मेमोरी रेफरेंस डायरेक्ट में है तो T3 में कोई काम नहीं हो रहा, T3 वेस्ट जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ दिस मैं आपसे कहूँगा कि आप रीराइट करें और इसी CPU का नेक्स्ट वर्जन लाएं जिसमें मेमोरी रेफरेंस के केस में अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन T3 से शुरू करवाएं रादर देन T4 और एक टाइमिंग सिग्नल सेव करें। लेकिन उसमें फिर आप कंपैरिजन कीजिएगा कि कितना एक्स्ट्रा हार्डवेयर और कितनी एक्स्ट्रा RTL आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक हो गया? अच्छा इसके बाद मैंने आपको याद होगा कि आपको बताया था कि वंस द इंस्ट्रक्शन और इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड तो नेक्स्ट हमने कहा था कि एज्यूमिंग मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो उसकी एग्जीक्यूशन फेज़ जो है वो शुरू करवाया था। तो सबसे पहले मैंने एंड इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फेज़ लिखा था। इट मीन्स अज्यूमिंग इंस्ट्रक्शन वाज फेच्ड देन डिकोडेड, और डिकोडिंग में पता चला कि वो ऑपकोड जो था वो इंस्ट्रक्शन का वो 000 था। तो 000 चूँकि हमने एंड इंस्ट्रक्शन को असाइन किया तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे D0 एक्टिव हो जाएगा, D0 एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारे 0 होंगे। इफेक्टिव एड्रेस रीड हुआ, उसके बाद जब T4 टाइमिंग सिग्नल आएगा तो हम
ये स्पेसिफिकली एग्जीक्यूशन फेज़ लिखना चाह रहे हैं एंड इंस्ट्रक्शन का। एग्जीक्यूशन फेज़ हर एक का अपना अपना होगा। फैचिंग, डिकोडिंग और इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेशन ये सारी इंस्ट्रक्शन का कॉमन होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन फेज़ हर एक का हमें सेपरेटली डिफ़ाइन करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उसकी डिज़ाइनिंग भी हार्डवेयर में हमें करनी पड़ेगी। तो लेट्स से ये अगर आप थोड़ा सा कोडिंग के हवाले से समझ लें, जैसे कि आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में करते जा रहे हैं, करते रहते हैं, तो ये आप समझ लें कि इंस्ट्रक्शन जो है ये ऐसे एग्जीक्यूट होनी है, T0 वाली, T1 वाली, T2 वाली, T3 वाली। लेकिन ये आप समझ लें कि ये जैसे स्विच केस स्टेटमेंट्स होती हैं, तो दिस इज़ लेट्स से केस ज़ीरो, दिस इज़ जस्ट लेट्स से केस ज़ीरो। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ताकि आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में ये करते रहते हैं तो आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाएगी। मीन्स के 000 ऑप कोड जो कि एंड का है, लेट्स से हमने कहा ये केस ज़ीरो है, तो ये तभी एग्जीक्यूट होगा, ये इसकी जो भी माइक्रो ऑपरेशंस हैं, जब D0 एक्टिव होगा। D0 का मतलब है जब डिकोडिंग में आपके इंस्ट्रक्शन ऐसी आई जिसका ऑप कोड 000 था, इसीलिए D0 एक्टिव होगा। तो अब जब T4 आएगा तो D0 इंटू T4 एक्टिव होगा, क्योंकि D0 भी 1 है और T4 भी, जब T4 एक्टिव होगा तो T4 भी 1 होगा, तो ये दोनों 1 होंगे। अकॉर्डिंगली ये वाला इसकी जो माइक्रो ऑपरेशंस हैं एग्जीक्यूशन फेज़ की वो चलेंगी। तो पहला काम क्या होगा, मेमोरी से डेटा रीड करके डीआर में लाया जाएगा, जिसका इफेक्टिव टेस्ट यहाँ तक कैलकुलेट हो चुका है, और अगले स्टेप में एएलयू के पास भेज के जो एसी में ऑलरेडी कंटेंट्स पड़े होंगे और जो डीआर में अभी लेके आए हैं उनको एंड करके रिजल्ट को एसी में स्टोर किया जाएगा और काउंटर रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। आपको पता है 001 का जो ऑप कोड है वो ऐड को असाइन किया हुआ था। 001 ऑप कोड वाज असाइन टू ऐड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि ऐड इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड है। अब फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन फैच हुई, डी कोड होने में पता चला कि वो ऐड की इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब D11 हुआ है, इसका मतलब है D11 हुआ, इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेट हुआ T3 में। अब एग्जीक्यूशन T4 से स्टार्ट होनी है, तो ज़ाहिर है D11 है तो D0 तो ज़ीरो होगा, तो D0 इंटू T4 यानी 0 इंटू T4 ये तो ज़ीरो होगा। हमें केस 1 की इंस्ट्रक्शन जो है जो कि D1 T4 में आएंगी, हमें वो एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, D1 T4 जो है ये बेसिकली इस केस में एक्टिव होगा, क्योंकि D11 है और उधर से T4 एक्टिव होगा, तो D1 डॉट T4 ज़ाहिर है इसके लिए हमें वो एंड गेट इस तरह से डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, D1 T4 भी हमें करना पड़ेगा, उधर से D0 T4 भी करना पड़ेगा। ज़ाहिर है हर इंस्ट्रक्शन की हमें हार्डवेयर डिज़ाइनिंग करनी है, हर इंस्ट्रक्शन की हमें हार्डवेयर डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस केस में D1 T4 एक्टिव होगा, लेकिन D0 चूँकि ज़ीरो है और T4 बेशक 1 है, T4 बेशक 1 लेकिन ये ज़ीरो होगा, तो D1 T4 कंट्रोल वेरिएबल एक्टिव होगा। तो जो D1 T4 में हमने डिफ़ाइन किया होगा वो प्रोसेस होगा। इट मीन्स अगेन लुक एट दिस, फैचिंग हुई, डिकोडिंग हुई, पता चला ऐड की इंस्ट्रक्शन है, D11 होगा, इफेक्टिव डेस्क कैलकुलेट हुआ, उसके बाद सीधा केस 1 पे काम चला जाएगा। ठीक है, केस 0 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि D0 ज़ीरो है, अकॉर्डिंगली 0 इंटू 1 D0 T4 ज़ीरो होगा, D0 इंटू T4 ज़ीरो होगा, लेकिन D1 इंटू T4 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होगा, एज्यूमिंग इंस्ट्रक्शन वॉज ऐड, तो ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा। सबसे पहला काम तो वही करना है कि MAR टू DR करना है हमने, कि डेटा रीड करके DR में लाना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन जो D1 T5 होगा, ठीक है, जो अगला टाइम एक्सप्लेन आएगा उसमें क्या होगा कि जो डेटा रीड करके भी लाए हैं उसको ALU को भेजेंगे और DR और AC ऐड होंगे एडर के थ्रू, उसमें ALU में एडिशन का सर्किट भी होगा, रिज़ल्ट AC में स्टोर किया जाएगा और साथ ही काउंटर जो है वो रीसेट कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही काउंटर जो है उसको रीसेट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको याद है कि 001 जो है वो ऐड को असाइन की थी और 010 हमने इस CPU में लोड को असाइन किया, LDA। ठीक है, लोड को असाइन की गई है। 010 ऑप कोड जो है वो लोड इंस्ट्रक्शन को असाइन किया गया है। ये लोड इंस्ट्रक्शन आपने असेंबली में भी पढ़ी होगी। इसका काम सिर्फ ये है लोड इंस्ट्रक्शन का कि जो भी आपने साथ को वेरिएबल मेंशन किया होगा, ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर में इनिशियलाइज़ करता है। लोड इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि मेमोरी से डेटा रीड करके AC में इनिशियलाइज़ करती है, दैट्स इट। ये क्या करती है, मेमोरी से डेटा रीड करके लोड की इंस्ट्रक्शन और एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लेके आती है। चलें, मैं इसकी RTL अब समझाने लगा हूँ।
तो RTL सिर्फ एग्जीक्यूशन फेज में वेरी करेगी, बाकी स्टेप्स कॉमन होंगे, फेचिंग, डिकोडिंग एंड इफेक्टिव टेस्ट कैलकुलेशन. सो दिस टाइम लेट्स से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द RTL फॉर LDA इंस्ट्रक्शन. सबसे पहले क्या होगी, उसकी फैचिंग होगी, उसके बाद उसकी डिकोडिंग होगी. डिकोडिंग होने पे ऑपकोड, इसका मतलब जो इंस्ट्रक्शन है ये लेट से वो LDA की इंस्ट्रक्शन है, लोड की इंस्ट्रक्शन है, तो इस केस में D21 होगा. इस केस में क्या होगा, D21 होगा. मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस केस में D21 होगा. और बाकी D0, D1, D3 टिल D7 वो ज़ीरो होंगे. अगले टाइमिंग सेल में अगर इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट की है तो MAR टू AR वाला काम हो जाएगा, अगर डायरेक्ट की है तो ये काम भी नहीं होगा, और जो T2 में AR में एड्रेस था वही T3 में रहेगा. लेकिन उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन फेज़ शुरू होना है. ठीक है, जब T3 के बाद T4 आएगा तो अब केस 2 चलेगा. केस 2 क्यों, क्योंकि 010 ऑपकोड है और 010 की बेसिस पे D21 हुआ था, तो D0 भी 0, D1 भी 0, 0 × 1 ये भी, चूँकि T4 एक्टिव है तो 0 × 1 ये भी 0, 0 × 1 ये भी 0. लेकिन केस 2 जो कि बेसिकली क्या होगा, D2 T4 जो है ये बेसिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि D2 भी उधर से 1 था और उधर T4 जब एक्टिव होगा तो इसका मतलब है कि लोड की इंस्ट्रक्शन के लिए जो आपने RTL लिखी होगी, जो आपने माइक्रोप्रोसेसर लिखे होंगे और उनको अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया होगा, वो प्रोसेस होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फिर सबसे पहला काम वही डेटा को रीड करके लाना है, MAR टू DR डेटा रजिस्टर में आएगा. और अगले टाइमिंग सिग्नल में जो केस 2 ही है यानी D2 ही है और उधर T5 टाइम सिग्नल, उसमें क्या किया जाएगा कि DR के कंटेंट्स हैं वो AC में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे विदाउट एनी अपडेशन. तो क्या हुआ कि वो इंस्ट्रक्शन जो फैच हुई थी, डिकोड होने पे पता चला कि वो लोड की इंस्ट्रक्शन है, इफेक्टिव टेस्ट कैलकुलेट हुआ जो भी, और उसके बाद केस 2 के ये सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन चली कि उस एड्रेस से डेटा रीड करके डेटा रजिस्टर में लाया और फिर डेटा रजिस्टर से AC में ट्रांसफ़र कर दिया और साथ ही काउंटर जो है वो रीसेट हो गया. ठीक है, तो ये लोड इंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया. आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको याद होगा जो कॉमन बस सिस्टम मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मैं थोड़ा सा पार्शियल व्यू यहाँ दोबारा दे देता हूँ. तो उसमें आपको याद होगा कि हमने ALU शो किया था और ALU की आउटपुट जो है वो AC रजिस्टर में आ रही थी. ALU को इनपुट जो थी वो DR से भी आ रही थी और DR से भी आ रही थी, इनपुट रजिस्टर से भी आ रही थी, वो मैं यहाँ शो नहीं कर रहा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. ठीक है, और ये जो बस जा रही थी, जो कॉमन बस सिस्टम आपको याद होगा मल्टीप्लेक्सर से आपने ये बनाया था, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बेसिकली उस बस से जो डेटा है वो DR में तो इनपुट जा रहा है, लेकिन उस बस से डेटा ALU को नहीं जा रहा. ठीक है, इट मीन मेमोरी से भी अगर कोई डेटा आ रहा है तो वो पहले DR में जाएगा, AC में डायरेक्टली नहीं जा रहा. डेटा पाथ में आपने मेमोरी से यानी बस से जो चीज़ आ रही है उसको ALU को इनपुट नहीं दी इन द सेट CPU. उसकी एक वजह ये भी है कि जब मेमोरी से रीड करके लाते हैं तो ALU का अपना कुछ एग्जीक्यूशन टाइम होता है, ALU में जो प्रोसेसिंग होनी है तो वो डिले बढ़ जाएगा. इसलिए जनरली क्या किया जाता है कि मेमोरी से जो डेटा लाया जाता है वो सीधा DR में पहले भेज दिया जाता है, और अगले स्टेप में जैसे ये MAR टू DR है, MAR टू DR, लेकिन अगले स्टेप में उसको DR से थ्रू ALU AC में भेज दिया जाएगा. ठीक है, DR से AC में भेज दिया जाएगा. तो आप ये पूछ सकते थे कि MAR टू मेमोरी से सीधा AC में क्यों नहीं भेजा जा रहा. तो एक्चुअली मेमोरी, क्योंकि मेमोरी से डेटा रीड करना है तो मेमोरी जो है वो टाइम ज़्यादा, रीडिंग टाइम उसका ज़्यादा होता है. ठीक है, तो वो रीड करके पहले DR में हम रख देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में DR से ALU के थ्रू यहाँ भेजेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ अगर मेमोरी से रीड भी करें और ALU के थ्रू उसको गुजारें और ALU का अपना कुछ प्रोसेसिंग टाइम होगा तो वो उसका जो क्लॉक साइकिल की विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी. तो आई होप इट इज़ क्लियर. सो ये लोड की इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली प्रोसेस हो जाएगी. ठीक है, अच्छा इसी को आगे फ़र्ज़ करें नेक्स्ट में स्टोर की इंस्ट्रक्शन, आपको जो नेक्स्ट जो ऑपकोड है उसकी RTL में लिखना चाहता हूँ विच इज़ 011, और ये स्टोर की इंस्ट्रक्शन को STA स्टोर की इंस्ट्रक्शन को असाइन की है. तो अब इसकी अगर RTL लिखनी है तो क्या है, अगेन लेट से हमने फैच की इंस्ट्रक्शन
उसके बाद डिकोडिंग की, और ऑपकोड अगर 011 था तो D3 1 हो जाएगा। दिस टाइम D3 विल बी 1। D3 1 मीन्स कि ये स्टोर की इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा। अब क्योंकि D3 एक्टिव है तो D0 भी 0 है, D1 भी 0 है, D2 भी 0, तो ये कंट्रोल वेरिएबल तो 0 हो जाएंगे, ना केस 0 चलेगा, ना केस 1, ना केस 2। तो अब केस 3 चलना चाहिए। ठीक है, तो केस 3 में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, केस 3। ठीक है, ये यहाँ मैं RTL को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ केस 3 इनफैक्ट। तो इसमें पहली बात है कि D3T4 होगा, और स्टोर की इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड के रिवर्स काम करती है। स्टोर की इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड के रिवर्स काम करती है। लोड की इंस्ट्रक्शन ने ओवरऑल क्या किया कि मेमोरी से डेटा रीड करके एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर किया। मेमोरी से डेटा रीड करके, मेमोरी से जो यहाँ पे आपको पता है मेमोरी भी थी। ठीक है, वो पूरा वर्जन तो नहीं मैं दिखा रहा यहाँ पे। ठीक है, और मेमोरी से आपको याद होगा कि बस को इनपुट जा रही है, और इधर आपको याद होगा कि यहाँ से ये कॉमन बस एंड सो ऑन, बाकी रजिस्टर भी यहाँ थे, और मेमोरी की कुछ कंट्रोल इनपुट थी, रीड और राइट। तो लोड के केस में तो क्या था कि मेमोरी से जो इफेक्टिव एड्रेस रीड हुआ, उस एड्रेस से डेटा रीड होकर पहले मेमोरी से DR में आया, और फिर इवेंचुअली आपने AC में भेज दिया। स्टोर के केस में क्या होना है कि AC के कंटेंट्स को मेमोरी में राइट करना है। स्टोर इज़ रिवर्स टू दैट ऑफ लोड। लोड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड करके इवेंचुअली AC में इनिशलाइज करती है डेटा को। स्टोर की इंस्ट्रक्शन इट डज जस्ट रिवर्स टू दैट ऑफ लोड। इट डज़ व्हाट, इसने AC का डेटा जो है वो मेमोरी में कहीं राइट करना है। कहाँ राइट करना है, जो इफेक्टिव एड्रेस उसने कैलकुलेट कर लिया होगा। इट मीन्स कि इसको AC के कंटेंट्स को इस बस पे ला के और बस से सीधा मेमोरी में राइट कर दें, और उस वक्त ज़ाहिर है इसकी राइट कंट्रोल इनपुट पे कंट्रोल यूनिट सिग्नल 1 भेजेगा, ताकि AC के कंटेंट जो बस के ऊपर आए वो मेमोरी में राइट हो जाए। इट मीन्स दिस इज़ वेरी सिंपल। D3T4 में क्या करना है कि AC के कंटेंट्स को मेमोरी में राइट करना है। ठीक है, एंड दैट्स इट। और साथ ही काउंटर रीसेट हो जाएगा, काउंटर को रीसेट करना है। अच्छा, अगर आप गौर करें, अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं कि इस CPU में अगर मैं आपसे पूछूं, एज्यूमिंग जो क्लॉक पल्स है वो बेसिकली 1 किलोहर्ट्ज़ पे डिज़ाइन की गई है। आई मीन ठीक है, क्लॉक जो है वो 1 सेकेंड में 1000 क्लॉक पल्सेस आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो एक क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड होगा वो 1 मिली सेकेंड होगा। ठीक है, लेट्स से आपने जो क्लॉक जनरेटर है वो 1 किलोहर्ट्ज़ पे डिज़ाइन किया गया, यानी 1 सेकेंड में 1000 पल्सेस अगर वो जनरेट कर रहा है, तो एक पल्स का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। फ्रीक्वेंसी अगर 1 किलोहर्ट्ज़ है तो टाइम पीरियड 1/f, 1/1000 विच इज़ 0.001 सेकेंड, विच इज़ 1 मिली सेकेंड। इट मीन जो टाइम पीरियड होगा वो 1 मिली सेकेंड होगा। ठीक है, टाइम पीरियड विल बी 1 मिली सेकेंड। इसका मतलब है हर 1 मिली सेकेंड के बाद एक नई पल्स आ रही होगी। हर 1 मिली सेकेंड के बाद एक नई पल्स जो है वो आ रही होगी। 1 मिली सेकेंड के बाद एक नई पल्स आ रही होगी। तो मैं अगर ये पूछूं, इट मीन्स पहले 1 मिली सेकेंड में T0 एक्टिव होगा, PC to AR जा रहा होगा। अगले 1 मिली सेकेंड में इंस्ट्रक्शन रीड होकर IR में और PC इंक्रीमेंट हो रहा होगा। नेक्स्ट टाइमिंग सिग्नल में ये डिकोडिंग हो रही होगी। T3 में एज्यूमिंग इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस है तो MAR to AR वाला काम हो रहा होगा। अगर इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट में तो ये काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन टाइमिंग सिग्नल तो बहरहाल जाएगा। और लेट्स से एंड इंस्ट्रक्शन थी, तो उसके बाद D0 T4 ये एक्टिव होगा, MAR to DR वाला काम होगा, और T5 में AC और DR को एंडिंग करके रिज़ल्ट AC में स्टोर करेगा और काउंटर को रीसेट कर दीजिएगा। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ तक कितने क्लॉक साइकिल लगे, कितने टाइमिंग सिग्नल लगे यहाँ तक। एज्यूमिंग इंस्ट्रक्शन वॉज एंड, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइमिंग सिग्नल में ये एंड की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। T0 to T5 6 टाइमिंग सिग्नल, और एक टाइमिंग सिग्नल अगर 1 मिली सेकेंड का है तो टोटल 6 मिली सेकेंड में ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाएगी। एज्यूमिंग देयर इज़ नो पैरेलल प्रोसेसिंग, पाइपलाइनिंग कोई नहीं है। आगे चल के हम पाइपलाइनिंग पे भी देखेंगे लेटर ऑन। ठीक है, कि इन इंस्ट्रक्शंस को अगर हम पैरेलली प्रोसेस करना चाहें, इनके कुछ फेजेस को हम ऐसे डिज़ाइन कर दें कि इंस्ट्रक्शंस को पैरेलली ऑपरेट करें, तो फिर हम देखेंगे कि टाइम जो है वो हम शॉर्ट कर लेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल का। ठीक है, विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर ऑन। लेकिन अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो इस CPU में
एंड की इंस्ट्रक्शन T0 से T5 तक 6 टाइमिंग सिग्नल लेगी अपनी कंप्लीशन के लिए। एंड एज्यूमिंग मैंने बहुत कम फ्रीक्वेंसी का ये प्रोसेसर एज्यूम किया कि 1 किलोहर्ट्ज़ पे ये काम कर रहा है, तो इट मीन टाइमिंग सिग्नल जो है वो 1 मिली सेकेंड का, तो 6 मिली सेकेंड में एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाएगी। अभी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई पैरेललिज्म नहीं है, ठीक है। और फर्दर ये है कि मैंने सिर्फ 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ये एज्यूम किया है। आप एज्यूम करें अगर 1 किलोहर्ट्ज़ की बजाय ये 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा हो, तो 1 मेगाहर्ट्ज़ पे अगर कर रहा है तो T इज़ 1/f 1/1 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो 1/1 इंटू 10⁻⁶, तो इट मीन ये क्या होगा, ये 0.00000001 1/10⁻⁶, ये इतने सेकंड में काम करेगा। और ये 1 नैनो सेकंड, सॉरी 1 माइक्रो सेकंड होगा। दिस इज़ 1 माइक्रो सेकंड। इसका मतलब है कि इस केस में इंस्ट्रक्शन T0 से T5 में जब पास करेगी 6 टाइमिंग सिग्नल लगेंगे और एक टाइम से 1 माइक्रो सेकंड, तो 6 माइक्रो सेकंड में ये इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन हो जाएगी। अभी इसमें बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा क्या हैं। कि मसला आपने डायरेक्ट पीसी को मेमोरी के साथ एक्सेसिबिलिटी नहीं दी, अगर ये दे दी जाती विद सम एडिशनल हार्डवेयर, तो ये जो फैचिंग का काम 2 टाइमिंग सेल में है ये 1 टाइम सेल में हो जाता। आप सीधा पीसी को बजाय मेमोरी के पास पहले AR के पास भेजने की बजाय आप सीधा MPC to IR कर लेते, तो एक टाइम सेल यहाँ से सेव हो जाता। और ये आपने इस तरह की चीज़ें मैं आपको असाइन करूँगा। ये अभी एक मॉडल है जो हम जिसको देख रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये टाइमिंग हम इससे भी फर्दर सेविंग करेंगे, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग CPU है उसमें ये। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम, अगर इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर की होती तो कितने टाइम से लगते हैं। फैचिंग होती T0 T1, डिकोडिंग होती T2 में, T3 में फैक्टर डेस कैलकुलेट होता है। और अगर इंस्ट्रक्शन स्टोर किए तो D3 1 होना, और D3 T4 में AC to MR चाहता है और इंस्ट्रक्शन का और काउंटर रीसेट हो जाता है, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। इस केस में T0 से लेकर T4 तक कितने टाइम सिग्नल, 5 टाइम सिग्नल। एंड की इंस्ट्रक्शन 6 टाइम सिग्नल में इस CPU में कंप्लीट हो रही है, और स्टोर की इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टेंस 5 टाइम सिग्नल में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि इससे आप टाइमिंग सिग्नल्स वगैरह वो भी कैलकुलेट कर सकते होंगे, ये जो RTL में समझा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट। ओके, तो अभी तक हमने आप अगर देखा होगा तो हमने सबसे पहले एंड की RTL लिखी, फिर ऐड का इंस्ट्रक्शन साइकिल RTL की फॉर्म में देखा, फिर लोड इंस्ट्रक्शन का RTL की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन साइकिल देखा, और अभी इन द एंड हमने 011 जो कि स्टोर इंस्ट्रक्शन को साइन किया गया है उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो RTL की फॉर्म में देखा। तो ये पहली 4 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस इस CPU में हैं, उनमें से पहली 4 एंड, ऐड, लोड और स्टोर, इनका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है इन द फॉर्म ऑफ RTL जो ये आपके सामने नज़र आ रही है, ठीक है। ये सारी जो आपको नज़र आ रही है ये RTL की फॉर्म में हमने जो पहली 4 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देख लिया। नेक्स्ट 3 जो हैं जिनका ऑप कोड ऑब्वियसली 100 है, 101 है और 110 है। ये 100 जो है इस CPU में ये ब्रांच अनकंडीशनल को असाइन की गई है। दिस इज सेम एज जंप इंस्ट्रक्शन, JMP इंस्ट्रक्शन इन इंटेल CPU। प्लीज़ इसकी RTL इन तीनों की आपने गो थ्रू करनी है, और अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा कि आपको किस इंस्ट्रक्शन की RTL नहीं समझ आई, देन आई विल एक्सप्लेन। उसके बाद जो 101 ऑप कोड है इस CPU में वो BSA इंस्ट्रक्शन को असाइन किया गया। दिस इज़ ब्रांच एंड सेव एड्रेस, ब्रांच एंड सेव एड्रेस। और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इस CPU में प्रोसीजर कॉलिंग के लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। जैसे इंटेल में आप कॉल की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते थे तो और वो प्रोसीजर कॉलिंग के लिए यहाँ पे BSA की इंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसमें रिटर्न एड्रेस जैसे कि कॉल में इंटेल के CPU में कॉल की इंस्ट्रक्शन जैसे रिटर्न एड्रेस स्टैक में सेव करती थी, ये वैसे नहीं करती, किसी और जगह करती है। ये मैं बता नहीं रहा, प्लीज़ डिग आउट दिस। BSA की वर्किंग आपने ख़ुद से देखनी है, और अगर नहीं समझ आती तो इसको कमेंट कर दें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड द लास्ट मेमोरी रेफरेंस विच इज़ असाइंड 110, ये बेसिकली ISZ, इंक्रीमेंट एंड स्किप F0, इंक्रीमेंट एंड स्किप F0,
ये भी आपने देखना है इसका RTL क्या है। तो आई होप कि पहली 4 जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द RTL एंड द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ दीज 4 इंस्ट्रक्शंस, आप इन 3 का जो है ये ख़ुद से देख लेंगे, बुक में भी दिया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज यू कैन लेट मी नो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी इंस्ट्रक्शन साइकिल, और उनको माइक्रो लेवल पे हमने उनका इंस्ट्रक्शन साइकिल देखा, हमने उसको RTL की फॉर्म में स्पेसिफाई किया, और हमने ये भी यहाँ से टाइमिंग एनालिसिस भी हम यहाँ से कर सकते हैं कि हर इंस्ट्रक्शन को इस CPU के ऊपर माइक्रो लेवल पे अगर हम देखना चाहें कि कितने टाइम से लगेंगे तो हम वो भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको जो दूसरी कैटेगरी है जो कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस है उनकी तरफ लेके चलता हूँ, और उसमें से मैं अभी एक इंस्ट्रक्शन, आपको पता है 12 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन थी CPU में, उनमें से एक इंस्ट्रक्शन जो वेरी फर्स्ट है विच वाज CLA इंस्ट्रक्शन, जो बेसिकली CLA इंस्ट्रक्शन है, क्लियर AC इंस्ट्रक्शन, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। और उसका मशीन कोड आपको याद होगा 7800 था, 7800। प्लीज़ मशीन कोड का जो लेक्चर है उसको देखें। CLA इंस्ट्रक्शन जो वेरी फर्स्ट रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, CLA स्टैंड्स फॉर क्लियर AC, तो उसका मशीन कोड जो हमने डिज़ाइन किया था दैट वाज 7800। तो आप अगर देखें उसको, अब मैं बताने लगा हूँ कि अगर लेट से एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आ गई है तो उसका RTL, उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे लिखना है और कैसे डिफाइन करना है, और RTL की फॉर्म में, रजिस्टर लैंग्वेज की फॉर्म में पर्टिकुलरली कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लेट से आपके पास जो इंस्ट्रक्शन आई फैच की, सबसे पहले T0 और T1 टाइम स्केल में फैच होगी, उसके बाद T2 टाइम स्केल में ये डिकोडिंग होनी है। ठीक है, और डिकोडिंग के वक्त आपको ये पता चल जाएगा कि इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी रेफरेंस है या नॉन मेमोरी रेफरेंस, और अगर नॉन मेमोरी रेफरेंस है तो लेट से वो कौन सी है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, कि लेट से यहाँ पे जो 030 एड्रेस पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, ये बेसिकली CLA की इंस्ट्रक्शन है, यानी कि CLA का मशीन कोड होगा। ये बेसिकली 0111, ठीक है, ये बनता है 7, 0111 ये बनता है 7, और फिर ये है 1000, दिस इज़ 7, दिस इज़ 8, एंड देन दिस इज़ 000, एंड देन दिस इज़ 40। तो ये 7800 ही है, दिस इज़ 7800 030 एड्रेस पे, और 7800 आपको पता है इस CPU में कि ये CLA की इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड असाइन किया गया। 7800 जो मशीन कोड है दैट इज़ असाइन टू CLA। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि एज्यूमिंग PC में 030 पड़ा हुआ है, एज्यूमिंग PC में 030 पड़ा हुआ है, इट मीन 030 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन जो है उसने अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरना है। तो सबसे पहला काम क्या होना है, जब T0 एक्टिव होना है तो PC की वैल्यू AR में जानी है, PC की वैल्यू AR में जानी है, बस के थ्रू जाएगी ऑब्वियसली, तो PC कंटेंट जब AR में जाएंगे तो AR में 030 आ जाएगा। T1 जब टाइमिंग एक्टिव होगा तो क्या होना है, ये आपको RTL सामने आपके MAR to IR वाला काम होना है, यानी कि AR एड्रेस, उस एड्रेस से मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है 7800, ठीक है, जो बाइनरी में ज़ाहिर पड़ा होगा, ये मैंने बाइनरी में लिखा है, उसका हेक्स भी लिख दिया है। तो MAR to IR, तो IR में 7800 यानी कि CLA का मशीन कोड आ जाएगा। 7800 जिसको आप टेक्निकली बाइनरी में लिखना चाहें तो 0111 होगी भी बाइनरी में 100000000000, ठीक है, आपको ये पता है कि ये बाइनरी में। और साथ ही एक काम कि PC में 1 से इंक्रीमेंट होना है, तो 30 था तो 31 पे चला जाएगा, ताकि जब ये करंट इंस्ट्रक्शन का साइकिल कंप्लीट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन साइकिल शुरू होना, तो जो 031 पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पड़ेगी वो प्रोसेस होगी, इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरेगी। अच्छा, उसके बाद T2 एक्टिव होगा, और T2 एक्टिव होगा तो T2 में हमने क्या डिफ़ाइन किया हुआ है, ये सारा काम। इट मीन ये इंस्ट्रक्शन रीड होके IR में आ गई है, ये इंस्ट्रक्शन रीड होके IR में आ गई है, दिस इज़ IR, दिस इज़ IR। और आपको याद होगा कि IR के साथ बेसिकली क्या है, IR के साथ IR, दिस इज़ IR रजिस्टर, IR रजिस्टर के साथ बेसिकली ये बिट नंबर 0 to 11 है, ये बिट नंबर 12, 13 और 14 है, और ये बिट नंबर 15 है। यू रिमेंबर दिस
कि IR की बिट 15 जब वो I में जानी है, IR की बिट 12, 13, 14 3/8 डिकोडर से पास होनी है और उसकी D0, D1 टिल D7 ये आउटपुट्स हैं। और ये 0 to 11, ये 0 to 11 जो है ये बेसिकली AR में भी इसकी कॉपी चली जाएगी, AR में भी इसकी कॉपी चली जाएगी, दिस थिंग 800। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन इसकी कॉपी जाती है, आपको पता है इस AR में चला जाएगा, लेकिन ये इतना यूज़फुल नहीं होगा। हम देखते हैं कि अगर इंस्ट्रक्शन डिकोड होने में पता चल जाए कि ये रजिस्टर रेफरेंस की है, तो फिर ये वाली जो AR में वैल्यू जाएगी ये यूज़लेस होगी। लेकिन T2 में क्या होगा, IR की बिट 15, दिस वन I में जाएगी तो I में आ जाएगा 0। देन जो IR की बिट 12 से 14 है वो डिकोडर से पास होंगी, तो 111 की बेसिस पे D7 1 होगा और बाकी सारे 0 होंगे। ठीक है, इट मीन्स इस केस में D7 1 और I 0। ड्यूरिंग T2 पता चला कि D7 1 है एंड I 0। तो आपको याद होगा कि इस CPU में हमने कहा था कि अगर D7 1 है और I 0 है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस की होगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस की होगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन विल बी सम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस की है। अब है कौन सी, ठीक है, उसके लिए बिट नंबर 0 से 11 को ये जो ऑल्दो इसकी एक कॉपी AR में भी चली गई जो इस केस में यूज़फुल नहीं होगी। लेकिन अच्छा मैं आपसे पूछूंगा ये एक चीज़ भी कि अगर ये वाला स्टेप कि AR में भेजने वाला काम कंडीशनल कर दिया जाता कि अगर तो ये मेमोरी रेफरेंस है तो तब तो AR में भेजा जाए और अगर मेमोरी रेफरेंस नहीं है तो फिर AR में ना भेजें, तो आपको क्या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। ऑल्दो एग्जिस्टिंग CPU में ये 0 to 11 बिट्स AR में भी कॉपी कर दिए जाएंगे और फर्दर साथ ही एक और काम भी किया जाएगा कि इसकी जो 0 to 11 बिट्स हैं इनमें देखा जाएगा कौन सी बिट 1 है, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है तो फिर तो ये एड्रेस है, लेकिन अगर नॉन मेमोरी रेफरेंस की है तो उस केस में आपको पता है कि I 0 और D7 1 से तो कैटेगरी पता चलेगी, D7 1 और I 0 से पता चलेगा ये रजिस्टर रेफरेंस है, लेकिन है कौन सी, उसके लिए इन 12 बिट्स में से अगर बिट नंबर 11 1 है, याद करें मशीन कोड्स, अगर बिट नंबर 11 1 है तो वो रजिस्टर रेफरेंस की पहली इंस्ट्रक्शन है CLA। अगर बिट नंबर 10 1 है और बाकी सारे 0 हैं तो वो दूसरी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस की विच इज़ CLE। अगर बिट नंबर 9 1 है और बाकी सारे 0 हैं तो वो CMA कॉम्प्लीमेंट AC है एंड सो ऑन। ठीक है, समझ आ गई है। इसका मतलब है मैं लेट से ये B0 इसको पहली बिट को कह देता हूँ, दूसरी को B1 कह देता हूँ और ये जो 11th बिट है इसको B11 कह देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब एक चीज़ मुझे और पता चल जाएगी और वो क्या होगी कि B11 जो है वो भी क्या है 1। तो D7 1 है, I 0 है और साथ ये B11 जो है बिट नंबर 11 वो भी 1 है, B11 इज़ 1। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की होती तो उस केस में तो चूँकि अगर इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट में है तो फिर तो चलें T2 में इफेक्टिव टेस्ट मालूम हो जाता था, जो कि ये होना तो उस केस में ये इफेक्टिव टेस्ट होना था। लेकिन अगर इनडायरेक्ट किया तो उस केस में मैं बड़ा डिटेल में बता चुका हूँ, उस केस में T3 टाइमिंग्स में इफेक्टिव टेस्ट कैलकुलेट होना था और MAR to AR वाला काम होना था। इसका मतलब है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन तो T4 से पहले पॉसिबल नहीं है। ऑल दो डायरेक्ट की आप कर सकते थे T3 में, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वो T4 से ही बेशक डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में शुरू करवाया गया है। इट मींस हमने मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को जो एग्जीक्यूशन है वो T4 से स्टार्ट की है, वो बेशक एंड की है या ऐड की है या लोड की है या स्टोर की है और वॉट एवर इट इज़। ठीक है, वो T4 से शुरू होना है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन नॉन मेमोरी रेफरेंस की है, T2 में आपको ये पता चल जाता है, T2 में पता चल जाता है कि इंस्ट्रक्शन की कैटेगरी कौन सी है। अगर D7 1 और I 0 है तो इट इज़ सम रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के केस में तो इफेक्टिव एड्रेस किसी सूरत हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि जब डिकोडिंग में पता चल गया T2 में कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस की है तो इसका मतलब उस केस में इफेक्टिव एड्रेस फेज तो चलाना ही नहीं। इसका मतलब उस केस में T3 में हम सीधी उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे, T3 में सीधा उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन होती, यानी उस केस में ये मोड फील्ड 1 होता, ये 1 1 1 होता और इनमें से कोई एक 1 होता, तो वो इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन होती, उस केस में I 1 हो जाता
और D7 1 होता है, इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शन होती है। उस केस में भी हमें मेमोरी से इफेक्टिव एड्रेस रीड करके लाने की ज़रूरत नहीं है, उसने इनपुट या आउटपुट रजिस्टर भी प्रोसेस करना है। इसका मतलब उस केस में भी हम एग्जीक्यूशन T3 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस T3 वाला काम तो किसी सूरत नहीं करना, हमने इफेक्टिव एड्रेस रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमें यहाँ से T2 से जब डिकोडिंग फेज़ है, उसमें अगर हमें टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन पता चल जाती है और अगर वो रजिस्टर रेफरेंस है या इवन इनपुट आउटपुट है, उस केस में नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव एड्रेस। इसका मतलब T3 में इफेक्टिव एड्रेस वाला काम ही नहीं है, तो T3 में सीधी हम एग्जीक्यूशन शुरू करवा देंगे। हम T3 में सीधी एग्जीक्यूशन फेज शुरू करवा देंगे। इट मीन्स कि इस CPU में मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन T4 से स्टार्ट करवाई गई है और जो रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी एग्जीक्यूशन एक स्टेप अर्लियर, एक टाइम सिग्नल अर्लियर यानी T3 से शुरू करी जाएगी। अब अच्छा, तो अब फिर हम ये देखते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर रजिस्टर रेफरेंस की CLA इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसका RTL क्या होगा स्टार्टिंग फ्रॉम फैच टू एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि ठीक है जी, T0 T1 में फैचिंग हुई, T2 में आके पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस की है, सॉरी नॉन मेमोरी रेफरेंस की है, यानी रजिस्टर रेफरेंस की है। क्यों? क्योंकि D7 1 और I0 ये एक इंस्ट्रक्शन का जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें D7 1 है और I0 है, तो इंस्ट्रक्शन T2 में पता चल गया कि रजिस्टर रेफरेंस की है। ठीक है, तो उसमें साथ में ये B11 भी हमें 1 पता चल गया। मैं आपको बता दूं, बाकी लिखें या ना लिखें, B10 B9 B8 से B0 ये सारे ज़ीरो होंगे, आप लिख लें या ना लिखें, लेकिन B11 1 हो गया, बाकी सारे ज़ीरो हो गए। और ऑल दो ये वाली जो है 0 to 11 ये AR में भी चली गई, लेकिन इस केस में ये यूज़लेस होगी। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम एक्सेलर T3 होगा, इसका मतलब है इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होनी है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस तो कैलकुलेट नहीं होना है। ठीक है, तो डिकोडिंग के बाद सीधी एग्जीक्यूशन फेज में ये चली जाएगी। ठीक है, तो T3 टाइमिंग सीरियल में अब इंस्ट्रक्शन CLA की है, क्लियर AC। CLA मीन्स क्लियर AC। तो क्लियर AC में काम तो सिर्फ यही होना है कि AC में क्या भेजना है, AC में ज़ीरो भेजना है, AC में ज़ीरो भेजना है। ठीक है, यानी एग्जीक्यूशन में यही होना है, यानी इंस्ट्रक्शन CLA की फैच हुई T0 और T1 में, MAR to AR हो, सॉरी पहले PC to आपका सबसे पहला काम PC to AR हुआ, नेक्स्ट स्टेप में इंस्ट्रक्शन रीड होकर IR में PC इंक्रीमेंट हुआ और T2 में ये डिकोडिंग हो गई। अब पता चला लेट्स से कि इंस्ट्रक्शन क्लियर AC की है, तो T3 टाइमिंग सेल जब एक्टिव होगा तो AC में ज़ीरो भेजना है, दैट्स इट, और साथ ही काउंटर को रीसेट करवा देना है। AC में ज़ीरो भेजने का बड़ा आसान काम है कि AC रजिस्टर की क्लियर इनपुट पे सिग्नल 1 भेजेगा कंट्रोल यूनिट, AC रीसेट हो जाएगा। AC रजिस्टर की क्लियर इनपुट पे सिग्नल 1 भेजेगा कंट्रोल यूनिट और AC रीसेट हो जाएगा और ये काम हो जाएगा, और साथ ही काउंटर रीसेट कर दें क्योंकि इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल क्या आएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं एक रजिस्टर रेफरेंस का बता देता हूँ, बाकी इसी तरीके से आप करेंगे। तो क्या होगा, चूँकि इसका मशीन कोड है 7800 और 7800 फैच हुआ, IR में आया T1 में, और उसके बाद T2 में D7 1 हुआ 111 की बेस पे, IA में ज़ीरो आया और उधर B11 1 हुआ, बाकी B0 से B10 तक सारे ज़ीरो होंगे। और ये हमने ये कंट्रोल वेरिएबल जो ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, मशीन कोड से डायरेक्टली ड्राइव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे T3 में ये काम तब होना चाहिए, यानी AC की क्लियर इनपुट पे सिग्नल 1 तब जाना चाहिए अगर वो इंस्ट्रक्शन CLA की थी, यानी कि 7800 का मशीन कोड है जो इस वक्त IR में आया हुआ है और T2 में उसकी बेसिस पे डिकोडिंग भी हो चुकी है। और अब T3 जब टाइम सिग्नल आएगा और रिज्यूमिंग ये कंडीशन मीट हो रही है कि D7 1 है, I 0 है और उधर से B11 भी 1 है, इट मीन्स कि ये एक रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। और है कौन सी, B11 1 होना ये बता रहा है कि वो CLA है। रजिस्टर रेफरेंस की इंस्ट्रक्शन यहाँ से पता चल रहा है, और कौन सी है वो B11 1 से पता चल रहा है कि वो CLA की है। ठीक है, इट मीन जब ये कंडीशन मीट हो रही हो, अब T3 टाइम सिग्नल एक्टिव हो तो AC को रीसेट करना है, और इसका बड़ा आसान काम है। AC की क्लियर इनपुट पर सिग्नल 1 भेजें,
आपको पता है हर रजिस्टर की 3 कंट्रोल इनपुट्स हैं, क्लियर, लोड और इंक्रीमेंट। तो अगर एसी की क्लियर इनपुट पर सिग्नल 1 भेजा जाएगा तो एसी रीसेट हो जाएगा, एसी में 0 चला जाएगा और साथ ही इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, काउंटर को रीसेट कर देंगे। लेकिन यहाँ कंट्रोल वेरिएबल क्या होगा, इसी को मैप करना है। D7 1 है तो ये आ जाएगा D7, I 0 है तो ये आ जाएगा I बार, ठीक है। T3 चूँकि टाइम सिग्नल जब एक्टिव होगा, जब ये T3 एक्टिव होगा तो तब हमने ये काम करना है। तो T3 इंटू B11 भी 1 है तो इंटू B11। तो लुक एट दिस, ये टाइमिंग, ये कंट्रोल वेरिएबल इसके लिए मैंने कैसे डिफाइन किया है। क्योंकि D7 1 है, I 0 है तो I बार इंटू T3 एक्टिव होने पे T3 और इंटू B11 1 होने पे B11। तो ये बना D7 I बार T3 B11। इसका मतलब है ये कंट्रोल वेरिएबल, प्लीज़ कीप इन माइंड, ये कंट्रोल वेरिएबल इस CPU में सिर्फ और सिर्फ तब एक्टिव होगा, 1 होगा, जब रजिस्टर रेफरेंस की CLA इंस्ट्रक्शन CPU में आई हो और उधर से T3 टाइमिंग सिग्नल आ चुका हो। देख लें, अब इसकी एग्जांपल भी देख लें। ये CLA की इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड PC में इनिशली PC में 030 पड़ा हुआ है, T0 में PC to AR गया, T1 में इंस्ट्रक्शन रीड होके यही CLA का मशीन कोड 7800 IR में आया, PC 1 से इंक्रीमेंट हुआ, T2 में D7 1 हुआ, I 0 हुआ और B11 1 हुआ और बाकी सारे B0 to B10 वो 0 हैं। अब जब T3 टाइम सिग्नल एक्टिव होगा तो ये कंट्रोल वेरिएबल एक्टिव हो जाएगा, ये कंट्रोल वेरिएबल एक्टिव हो जाएगा। मैं इस कंट्रोल वेरिएबल को ज़रा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, इसका हार्डवेयर बैकएंड पे भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो D7 है, I बार है, I को नोट करेंगे, I बार आ जाएगा। T3 और उधर से B11। ये D7 कहाँ से आ रहा है, ये डिकोडर से आ रहा है। ये I कहाँ से आ रहा है, ये I यहाँ से आ रहा है। ये T3 कहाँ से आ रहा है, वो जो टाइमिंग सिग्नल जनरेट कर रहे थे, मैं दोबारा नहीं ड्रॉ करता, लाइक कर देता हूँ। एक 4 बिट का काउंटर था, याद करें ये, और वो 4 बिट का काउंटर जो है वो 4/16 डिकोडर से गुजरा था। तो उसकी पहले आउटपुट T0, T1, T2 और ये T3 है। तो ये T3 यहाँ से आ रहा है और B11 कहाँ से आ रहा है, ये जो IR रजिस्टर की 11th बिट है ये यहाँ से टैप होकर यहाँ आ रही है। तो आई होप आपने ट्रैक कर लिया ये सारे वेरिएबल कहाँ से आ रहे हैं। तो ये क्या है, इसको सारे को एंड, ये कंट्रोल वेरिएबल डिज़ाइन कर रहा हूँ तो इसको एंड किया, ठीक है। तो ये बन गया D7 I बार T3 B11। और ये 1 कब होगा, ये 1 होगा अगर 7800 मशीन कोड आया है इस CPU में जो CLA को असाइन किया है, तो ये उस इंस्ट्रक्शन के T3 टाइमिंग सिग्नल में पहुंचने पे, यानी जब T3 1 होगा तो उस 1 माइक्रोसेकंड के लिए, एक टाइमिंग सिग्नल के लिए ये यहाँ 1 आएगा, ठीक है। ये ज़हन में रखें, अगर T3 के अलावा कोई टाइमिंग सिग्नल आया हो तब भी ये 0 होगा। अगर 7800 के अलावा कोई और मशीन कोड आया हो तो ये किसी सूरत 1 नहीं होगा। ये 1 सिर्फ और सिर्फ होगा जब 7800 का मशीन कोड विच इज़ असाइंड टू CLA इन दिस CPU, वो जब T3 टाइम सिग्नल में पहुंचेगी तभी ये D7 भी चूँकि 1 है, I चूँकि 0 है तो यहाँ 1 आ गया, T3 1 है और उधर से B11 भी, इस केस B11 भी 1 है तो ये सारे 1 होने की वजह से यहाँ 1 आएगा। इट मीन्स अगर ये 1 है तो हमें AC को क्लियर करना है, वेरी सिंपल। AC रजिस्टर आपको पता है सारे रजिस्टर हैं, ठीक है। तो ये इसकी लोड कंट्रोल इनपुट है, ये उसकी क्लियर है और ये इसकी इंक्रीमेंट है। ये लोड है, ये लेट से क्लियर है और ये इंक्रीमेंट है। तो हम इस कंट्रोल वेरिएबल के 1 होने पे AC को क्लियर करना चाह रहे हैं। इट मीन सिंपल, इसको AC की क्लियर इनपुट पे अप्लाई कर दें। तो ये सारा जो है ये जहन में रखें कि दिस ऑल, ये जो इधर है ये सारा हार्डवेयर, ये सारा, दिस इज़ द कंट्रोल सर्किटरी फॉर द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ ए क्लियर AC इंस्ट्रक्शन। जो CLA इंस्ट्रक्शन है जिसका ये कंट्रोल वेरिएबल है, ये कंट्रोल वेरिएबल यहाँ 1 जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस हार्डवेयर। तो ये कंट्रोल सर्किटरी है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल सर्किटरी, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कंट्रोल सर्किटरी फॉर जस्ट 1 टाइनी माइक्रोऑपरेशन, और वो भी CLA का एग्जीक्यूशन फेज़। यहाँ CLA का सिर्फ एग्जीक्यूशन फेज़ डिफाइन हो रहा है। तो
इसका मतलब है आई होप इस एग्जांपल से आप समझ लिया होगा आपने कि अगर इंस्ट्रक्शन CLA की है तो सबसे पहले T0 वाला काम होगा, फिर T1 में इंस्ट्रक्शन फैच होकर आयर में आएगी, PC इंक्रीमेंट होगा, फिर T2 में उसकी डिकोडिंग वगैरह होगी, और जब T3 1 होगा अब जब T3 1 होगा तो ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा। आप ये कह सकते हैं कि T3 1 तो यहाँ भी था, T3 1 तो इधर भी था, D7 बार आई T3, ये कंट्रोल वेरिएबल भी डिज़ाइन हुआ होगा, ठीक है। ये कंट्रोल वेरिएबल आपको याद होगा कि मैंने आपको ये डिज़ाइन करके दिखाया था, ये कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। D7 बार आई T3, ये आपके सामने है D7 बार आई T3। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन जो है वो रजिस्टर रेफरेंस की है, जैसा कि इस केस में आपने देखा कि ये 7800 मशीन कोड है, तो उस केस में ये कंट्रोल वेरिएबल 1 हुआ, D7 आई बार T3 B11, ये 1 हुआ। जिसने AC की क्लियर इनपुट पर सिग्नल 1 भेजा तो AC क्लियर होगा। लेकिन उस वक्त ये हार्डवेयर भी ज़ाहिर है मौजूद है, ये हार्डवेयर भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन इस केस में चूँकि I0 था, CLA की इंस्ट्रक्शन में I0 है, तो I0 है, अगर T3 1 हो भी गया तो ये इसकी एक इनपुट 0 है, तो अकॉर्डिंगली इसकी आउटपुट 0 होगी। इसका मतलब है मेमोरी की रीड इनपुट और AR की लोड इनपुट सिग्नल 0 हो जाएगा। यानी ये नहीं होगा कि CLA की इंस्ट्रक्शन आई है और इधर भी कंट्रोल वेरिएबल 1 जनरेट हुआ है। ये कंट्रोल सर्किटरी का पार्ट जो है ये उस वक्त फॉर ऑल रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग T3, ऑल्दो T3 1 होगा उस केस में, लेकिन अगर रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, उस केस में ये कंट्रोल वेरिएबल 0 जनरेट होगा, ठीक है। क्यों? आपको पता है कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस में I0 है, तो ये 0 हो गया, T3 बेशक 1 है। लेकिन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में आपको पता है उसमें भी ये 0 होगा। इसका हार्डवेयर यानी MAR टू AR वाला काम नहीं होना है उसमें, ऑल्दो I0 नहीं है, I1 है। लेकिन आपको पता है कि रजिस्टर रेफरेंस या इनपुट आउट इंस्ट्रक्शन में D7 क्या होता है, D7 1 होता है। इनपुट आउटपुट या रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में D7 1 होता है, तो ये नॉट हुआ है, तो उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो एंड गेट की एक इनपुट इन एनी केस, इंस्ट्रक्शन जब नॉन मेमोरी रेफरेंस की है तो इस गेट की एक इनपुट कम से कम 0 होगी, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट 0 होगी। इसका मतलब T3 में ये वाला काम जो MAR टू AR वाला है ये किसी सूरत नहीं होगा। सो वेरी नाइसली दिस इज़ कंट्रोल्ड, ठीक है। दोबारा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस पे इट मीन T3 1 होने पे ये 1 होगा और AC को क्लियर करने का काम होगा, ठीक है। मैं इसको जस्ट समराइज़ कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, बट एनीवे यहाँ आ गई, लेकिन मैं यहाँ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस का लिखने लगा हूँ और सिर्फ मैं पहली इंस्ट्रक्शन का जो यहाँ लिखा हुआ है ये दोबारा डिफ़ाइन कर दूँ, ठीक है। तो ये D7 I बार T3 B11 पे AC को क्लियर करना है, ठीक है। D7 I बार T3 B11 इस पे क्या है, AC को रीसेट करना है और ये एक ही टाइम में इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, साथ ही काउंटर रीसेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो हैं, जो 10 हैं, उनके टाइमिंग सिग्नल और उनके कंट्रोल वेरिएबल लिख सकेंगे। प्लीज़ इनको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग 11 रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है इसी तरीके से आप उनको लिखेंगे, लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम इनको हम देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।